जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। देश की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक आग्रह, सार्वभौमिक नियति, सार्वभौमिक मानदंड। माननीय अध्यक्ष महोदय ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये सब तो कुछ भी नहीं, कल 1:30 बजे तक काम किए हैं माननीय लोग। बंपर बहस हुई है मनरेगा को बदलने वाले नए बिल जी राम जी पर। संसद के सेकेंड लास्ट दिन यानी आज भी शुरुआत वहीं से हुई। हंगामा भी छोटा मोटा नहीं, कृषि मंत्री के सामने बिल के कागज फाड़कर हवा में उड़ा दिए गए। जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर चोरी के पाप का आरोप लगा दिया। पर सिर्फ यही नहीं हुआ, शोर शराबे के बीच प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से भी कुछ हिसाब मांगा। वित्त मंत्री भी एक नया बिल लेकर आई हैं और न्यूक्लियर बिल पर सदन 2 मतों में बटा 100 अलग। सब दिखाएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। मनरेगा पर पिछली रात की अधूरी बहस आज वहीं से शुरू हुई जहां पर छूटी थी। सदन शुरू होने से पहले खरगे और सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई सांसद पार्लियामेंट कैंपस में विरोध में डटे दिखे। हाथ में महात्मा गांधी के पोस्टर्स लिए विपक्षी सांसदों की क्या मांग थी वो भी सुनिए। आराम से अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, मनरेगा वापस दो। अब चलते हैं संसद के अंदर, जहां भी वीबी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पर बवाल शुरू से ही हावी दिखा। कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में नए रोजगार बिल पर बोल रहे थे, लेकिन विरोध और हंगामा लगातार जारी रहा। इस बीच विपक्षियों ने सदन में बिल के कागज तक फाड़कर हवा में उड़ा दिए। देखिए, इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये हमारी इस योजना का उद्देश्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की, आदर्श गांव की। आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने की साजिश की जा रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान बोले कि ये कांग्रेस खुद ऐसी पार्टी है जिसने महात्मा गांधी से सरनेम चुराने का पाप किया है। कई सारे हवाई अड्डे, यूनिवर्सिटी का भी ब्यौरा दिया जो गांधी परिवार के नाम पर रखे गए हैं। भारी हंगामे के बीच बिल लोकसभा से पास तो हो गया, पर कैसे हुआ वो नजारा देखिए। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष, हाँ वालों के पक्ष विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका
विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और इस बिल के पास होने के साथ ही लोकसभा को कल यानी 19 दिसंबर शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। समय उस वक्त जानते हैं कितना हो रहा था? दिन के 1:07। माने कितना और समय बाकी था, तमाम और मुद्दों पर बहस चर्चा हो सकती थी, पर नहीं हाथ आया स्थगन कल 11 बजे तक के लिए। अब कल आखिरी दिन है, देखते हैं क्या होता है। लोकसभा में कुछ सवाल जवाब भी हुए, वो भी आपको बता देते हैं। नितिन गडकरी से हाईवे की मरम्मत और पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड से जुड़े मामले पर कई सवाल सांसदों ने किए। एक सवाल प्रियंका गांधी ने भी किया। सवाल करते हुए उन्होंने नितिन गडकरी से मिलने की समय भी मांगा। क्या कहा प्रियंका गांधी ने और जवाब में नितिन क्या बोले, वो भी सुनिए। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, रोका नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया। आगे राम शिरोमणि वर्मा ने थारू जनजाति की पढ़ाई, रोजगार और सामाजिक जीवन से जुड़े कई सवाल उठाए, वो भी सुनिए। क्या माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर जनपदों के थारू जनजात बाहुल वन क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मोबाइल टावर सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु थारू जनजातीय समुदाय आधारित हस्तशिल्प, लघु वनोपज सहायता समूह एवं आजीविका समूहों को सशक्त बनाने के लिए क्या कोई योजना, प्रशिक्षण, विपणन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्या इन योजनाओं में कार्यान्वयन में स्थानीय ग्राम पंचायतों, वन समितियों एवं जनजातीय संगठनों को भागीदारी दी जा रही है तथा विगत 3 वर्षों में किए गए कल्याणकारी कार्यों, कार्याधीन परियोजनाओं तथा आगामी प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है? जवाब में जुएम ओराम ने जनजातीय समुदाय की बेहतरी के लिए क्या दलील दी, वो भी सुनिए। एक रेसिडेंशियल स्कूल का टीचर्स लोगों के लिए जो स्टाफ क्वार्टर बनेगा उसके लिए 175 लाख रुपया दिया गया है और एक बलरामपुर में स्कूल 3 स्कूल में शौचालय और बाकी ब्लॉक बनाने के लिए 60 लाख रुपया दिया गया है और श्रावस्ती में और एक स्कूल में शौचालय बनाने के लिए 20 लाख रुपया दिया गया है। सर, बंधन विकास केंद्र ये ट्राइफेड का एक योजना है। इसमें से 132 थारू ट्राइबल
आर्टिजन का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें 2716 फैमिली इसमें बेनिफिटेड है। और थारू ट्राइब्स का एक बलरामपुर में ये के लिए 10 फैमिली का एक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहा है। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने एक महीन मगर अहम मुद्दे पर सड़क परिवहन मंत्री से हिसाब मांगा। पूछा, ये बताएं देश में कितने किलोमीटर पर टोल प्लाजा रखे जाने का प्रावधान है। हरियाणा में हर 43 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा है, देश में सबसे ज्यादा, जबकि उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पर है। सुनिए पूरी बात। सर, ये हरियाणा के हाईवे से संबंधित प्रश्न है। 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाही थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाजा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाजा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 है, गुजरात में 62 टोल प्लाजा हैं। और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है NH नेशनल हाईवे में, उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक NH नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है, जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। मैं मंत्री सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं, पर हरियाणा में एक भी रोड बाकी नहीं है। पूरे हरियाणा के 4 लेन अच्छे रोड बने, सबसे ज़्यादा रोड हरियाणा में बने, वो बात नहीं बता रहे। और मैं दावा करता हूँ कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ, जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया, आज नकार नहीं सकते। लोकसभा में जैसा हमने शुरू में बताया, एक बिल भी पेश हुआ। वित्त मंत्री ने सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया। इस बिल के तहत सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को रद्द कर उन्हें एक आसान प्रिंसिपल बेस्ड कोड में लाने का प्रस्ताव है, जो पूरे सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करेगा। आसान भाषा में कहें तो इस बिल से उधारी प्रोसेस और अधिक ट्रांसपेरेंट और विश्वसनीय बनेगा, विदेशी इन्वेस्टमेंट का भरोसा बढ़ेगा और सरकारी बॉन्ड मार्केट को बड़ी मजबूती मिलेगी। सुनिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the laws relating to the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज दिन भर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पर बहस चली। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल पर विपक्ष की ओर से आपत्ति जाहिर की। बिल में अमेरिका का उदाहरण देते हुए प्राइवेटाइजेशन पर सवाल उठाए। कहा, इस बिल से विदेशी कंपनी को न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को उदाहरण देते हुए कहा कि यह शांति बिल कहीं देश की ओम शांति ना कर दे। सुनिए। सर, एक चीज तो मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं इस सरकार के बिलों में, और कभी कभी मैं सोचूं कि इस पर अगर कोई कंटेंट एनालिसिस हो। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर अटैकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म। आर्किटेक्चर ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखिए सर, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आती है ना, तो टेम्पटेशन बहुत खतरनाक आते हैं। उन टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो कहते हैं ना कंट्रोल कंट्रोल, वो नहीं कर पा रहे हैं। नतीजे में क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द बिल्स सरपास दैट, इट्स अटैक। अब मैं कहूं रिस्क लोकल है, लेकिन निर्णय कहां होगा? दिल्ली दरबार में। क्या यह विसंगति नहीं है? मैं तो तमाम दलों से अपील करूंगा जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। सर बस 30 सेकंड, नहीं 30 सेकंड। सर, आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं। 1600 ईस्वी में एक कंपनी को एक चार्टर मिला था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में तब्दील हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट और निजी से विरोध नहीं है, लेकिन सर
देश की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक आग्रह, सार्वभौमिक नियति, सार्वभौमिक मानदंड समृद्धि के 5 टापुओं के आगे जाकर के आत्मसमर्पण न कर दे, इसका बचाव इस संसद को करना है। एक नहीं, 2 नहीं, सब मिलके करेंगे। अन्यथा माननीय उपसभापति महोदय, हम जिस बिल को शांति के नाम से पास कर रहे हैं, कहीं राज्य और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए वो ओम शांति का क्षण न हो जाए। जय हिंद सर। बिल पर बात करते हुए सुधा मूर्ति ने देश में कई तरह के एनर्जी पावर की मजबूती की बात रखी। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सार्थक बताते हुए बिल पर सहमति दर्ज की। न्यूक्लियर शांति बिल को होप और पीस लेकर आने वाला बताया। सुनिए। Point which my honorable colleague made, that East India Company came and it all happened. Sir, even the same history I want to refer and tell him. East India Company did come in 1630 by that time, and they established a small shop in Surat. But India was not what India is today. Today's India is entirely different. We are all one today. Even though we fight in all these things, on a lighter side, we are all Indians, irrespective of the state. It is not easy to open a shop again in Surat or any trade, and they can occupy India. It is not possible. Sir, privatization is not, everybody is saying privatization is bad. No, sir, privatization is not a bad word. Because of privatization, we are creating wealth. Because we are creating wealth, there is reduction in the poverty. There are a lot more opportunities in privatization. The quality of the material in privatization is always good. So, I am all for the privatization. Sir, we are all grew up, at least my generation has grown up. The moment you think of Japan, World War II, think of Hiroshima, Nagasaki, there was a big bomb, and then we always think the effect of that, many generations, etc. But we never think the use of nuclear energy in other way. That means it can be used in medicine, in agriculture, in many other fields. It is like, in a way, the Kalparuksha, I say, in a modern medicine and all those things we are using. So it brings hope. It brings, nuclear energy brings hope. It brings peace. And that is an apt name, sir, you have given as the Shanti Bill, because it is the source of peace and hope for a better future. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों को घेरा। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पर यूरेनियम बनाम थोरियम की बहस को सामने रखा। हिंदुस्तान में थोरियम ज्यादा और यूरेनियम कम है। भारत को थोरियम पर काम करना चाहिए, ना कि यूरेनियम की आयात पर। देखिए वो क्या बोली। दुनिया का 1/4 125% थोरियम रिजर्व हमारे देश में है। हम यूरेनियम डेफिसिट, थोरियम रिच कंट्री हैं। थोरियम का इस्तेमाल हम कैसे करें, तो मैं मंत्री जी आपके ज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे जाने माने न्यूक्लियर इंजीनियर अनिल काकोडकर, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने 2 लेख लिखा है पिछले कुछ 3-4 महीनों में। मैं आपको दे दूंगा, टेबल पर रखूंगा। और उन्होंने कहा है कि थोरियम का इस्तेमाल हम कैसे करें। थोरियम का इस्तेमाल हम इस विचार के थे कि थोरियम का इस्तेमाल हम सेकंड फेज में करेंगे, उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे, पर सेकंड फेज में डिले हो गया है। तो काकोडकर जी का यह मानना है, और इससे डॉक्टर काकोडकर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास जो रिएक्टर इंजीनियरिंग की ज्ञान है, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में किसी एक व्यक्ति में है, वो डॉक्टर काकोडकर के पास है। और वो कहते हैं कि समय आ गया है कि थोरियम को फर्स्ट फेज में भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम सीधा थर्ड फेज में जाएं, बाईपास करें, लीप फ्रॉग करें थर्ड फेज को। क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा अंतिम मकसद क्या है? हमारा अंतिम मकसद है हमारे देश के थोरियम का इस्तेमाल करना। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया और कॉपीराइट से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स को चंद सेकंड की वीडियो कहीं से उठाने पर कॉपीराइट का सामना करना होता है। हाल में आपने देखा भी था कैसे एएनआई और यूट्यूबर्स के बीच विवाद हुआ था। सुनिए क्या बोले राघव। Sir, today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as
educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है, इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क. बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज़ एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है. सर लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स. Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. राज्यसभा में रजनी अशोक राव ने गरीबों के लिए कैंसर के महंगे इलाज पर चिंता जाहिर की. साथ ही ये भी पूछा कि भारत में कैंसर की वैक्सीन बनाने का क्या स्टेटस है. सुनिए. In recent years, the number of cancer cases in the country has been rising steadily, placing a growing burden on families, especially those from economically weaker sections. In this context, could the minister state that what concrete steps the government is taking to ensure timely availability and affordability of essential cancer medicines for poor patients, and how access to treatment is being expanded through public hospitals and support schemes? And further, sir, the cancer vaccine has come. That's what we heard through the newspapers. What is the news about it? That I would like to know from through you. जवाब में पीएमओ दफ्तर की ओर से जवाब देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से क्या कहा वो भी सुनिए. Government has started an ambitious program to provide cancer facility in virtually every district hospital in the country. This is a heterogeneous country. The nature of cancers also varies. For example, in Northeast you have head and neck cancers. About vaccine, ma'am has asked, and she is right. The other department which I am dealing with, the Department of Biotechnology, has come out with the first ever HPV vaccine, which is said to have a preventive role in the prevention of cervical cancers, which are said to be very common, more prevalent among the young females in India. And we are negotiating with the Health Ministry how best to make it available to a larger population at an affordable price or free of cost. तो यही रहा आज की संसद का लेखा जोखा. मनरेगा वर्सेस जी राम जी और न्यूक्लियर बिल पर ही ज्यादा समय खर्च हुआ. लोकसभा तो नाम मात्र चली. अब मात्र एक दिन बचा है, यानी 19 तारीख शुक्रवार का दिन. इसमें क्या होता है, कौन सा मुद्दा उठता है या सिर्फ हल्ला हंगामा होता है? वैसे मुद्दे तो बहुत हैं, पर समय निकाल पाते हैं हमारे माननीय सांसद की नहीं, ये देखने वाला होगा. हम देखेंगे भी, आपको भी दिखाएंगे. बाकी आज की जानकारी जुटाने में मेरी मदद की थी प्रत्युष रौनक ने, शूट किया है तौफीक ने. मैं हूं सौरभ त्रिपाठी. आप देखते रहिए न्यूज पिंच.